हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्यूरियस माइंड्स। आज करेंगे चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का पार्ट 2। और जो टॉपिक्स को हम पढ़ने वाले हैं वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, न्यूट्रिशन इन फ्रॉग, न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स और देन टाइम फॉर सम क्वेश्चन। सो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर। सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, मतलब कि फूड का सफ़र हमारी बॉडी में। अब ये सफ़र इंग्लिश वाला सफ़र नहीं है, ये है जर्नी, मतलब कि फूड की जर्नी हमारी बॉडी के अंदर। तो फूड हमारी बॉडी में कॉन्टिन्यूस कनाल से होता हुआ जाता है और वो कॉन्टिन्यूस कनाल शुरू होती है हमारी माउथ से और ख़त्म होती है हमारे एनस पर जाकर, जिसमें फूड ट्रैवल करता है और उसको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो ये आप देख रहे हो कि फूड हमने ईट किया, ईट करने के बाद वो माउथ से होता हुआ वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं, उससे होता हुआ वो पहुंचता है स्टमक में। तो फूड माउथ से शुरू हुआ और स्टमक तक पहुंच गया। उसके बाद वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम से होता हुआ एनस से बाहर आ जाता है। और इस प्रोसेस में जितने भी जो फूड के न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो फूड एब्जॉर्ब नहीं होता तो फिर वो एनस से हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। अब इस पूरी कॉन्टिन्यूस कनाल को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक, जिसमें फूड एंटर करता है और उसके दूसरे एंड से फूड एग्जिट करता है। इसके अंदर जो हमारी बॉडी के काफ़ी सारे जो ऑर्गन्स हैं कनाल के अंदर, जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इन सब में हेल्प करते हैं। अब कौन कौन से ऑर्गन्स इस एलिमेंट्री कनाल में फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, तो हम कुछ इन ऑर्गन्स के बारे में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कनाल में। माउथ, सलाइवरी ग्लैंड्स, ईसोफेगस, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। इन सब का रोल होता है फूड के डाइजेशन में। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इंजेक्शन। तो फूड हमारी बॉडी में इंजेक्ट कैसे हुआ, तो हम अपने माउथ से फूड को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और माउथ में हमारे पास होते हैं टीथ, जिससे हम फूड को च्यू करते हैं। इसके अलावा एक होती है टंग, जो हमें फूड का टेस्ट करने में हेल्प करती है, और उसके साथ साथ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, सलाइवा सिक्रीट करते हैं और उस सलाइवा से ही फूड डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है हमारे माउथ में ही। तो जो डाइजेशन है वो माउथ में ही शुरू हो जाता है। ओके, हम फूड को अच्छे से च्यू करते हैं जिससे फिर सलाइवा है वो अच्छे से मिक्स हो जाए फूड के अंदर, और फिर डाइजेशन का प्रोसेस माउथ से ही शुरू हो जाता है। सलाइवा है वो हमारी फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको ब्रेक करना शुरू कर देता है। अब इंजेक्शन को हम डिटेल में समझे। इंजेक्शन में हमारे टीथ फूड को च्यू करने का काम करते हैं, और जो हमारी टंग है, टंग काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर होती है और ये टेस्ट करने में हेल्प करती है फूड को और फूड को इनगल्फ करने में। और जो ये टंग का जो साइज़ होता है उसका 1/5 पार्ट ही सिर्फ माउथ से बाहर होता है, बाकी सारा अंदर होता है। ठीक है, तो फूड हमने इंजेक्ट किया तो वो टीथ ने उसको च्यू किया। अब टीथ के बारे में अगर हम समझे, टीथ 4 तरह के होते हैं, मोलर्स, इंसाइजर्स, कैनाइन्स और प्रीमोलर्स। जो सबसे आगे के जो ये 4 टीथ होते हैं, अब टोटल हमारे जो टीथ होते हैं वो 32 होते हैं। ठीक है, जिसमें 16 ऊपर होते हैं, 16 नीचे होते हैं। और जो आगे के जो ये 4 टीथ हैं इसको हम बोलते हैं इंसीजर्स। इसके साइड में इसको कैनाइन्स, जो ये काफ़ी तीखे होते हैं और ये टीयरिंग का काम करते हैं। इंसीजर्स बाइटिंग का काम करते हैं, जबकि कैनाइन टीयरिंग का। इसके बाद आते हैं प्रीमोलर्स, जो ग्राइंडिंग और च्यूइंग का काम करते हैं। इसके बाद जो मोलर्स हैं वो भी यही काम करते हैं, ग्राइंडिंग का। ये प्रेजेंट होते हैं एडल्ट्स में, बच्चों में ये टीथ प्रेजेंट नहीं होते, ये बाद में डेवलप होते हैं। तो ये होते हैं मोलर्स। तो ये 4 तरह के टीथ होते हैं। इसको याद करने के लिए ICPM से भी याद कर सकते हो। जो सबसे आगे है वो इंसीजर्स, फिर कैनाइन्स, फिर प्रीमोलर्स और मोलर्स। इंजेक्शन में मैंने आपको बताया कि सलाइवरी ग्लैंड्स, टीथ और टंग, इनका यूज़ होता है इंजेक्शन में। ठीक है, इससे फूड एनगल्फ होने के बाद जाता है एक पाइप। ठीक है, एक छोटी सी पाइप जिसको हम बोलते हैं फूड पाइप। ये जो आप देख रहे हो ये फूड पाइप है। तो इस पाइप से होता हुआ फूड पहुंचता है स्टमक के अंदर। ईसोफेगस में एक विंड डक्ट प्रेजेंट होता है। ये जो आप देख रहे हो ये विंड डक्ट है, इसको हम एपिग्लोटिस भी बोलते हैं। ताकि ये क्या करता है, ये फूड को विंड पाइप में जाने की बजाय फूड पाइप में लेकर जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर हमारी विंड पाइप भी प्रेजेंट होती है। तो फूड विंड पाइप में ना जाए इसके लिए जो एपिग्लोटिस है ये मूवमेंट करता है और फूड को पहुँचाता है स्टमक में ईसोफेगस से।
इसके अलावा जब आपको हिचकियाँ हिकअप्स वगैरह आती है, वो इसलिए आती है कि कभी कभार हम फूड बहुत जल्दी खाते हैं, तो वो फूड जल्दी में विंड पाइप में चला जाता है, और विंड पाइप में जाने के बाद हमें हिकअप्स आते हैं ताकि जो फूड है वो विंड पाइप में ना जाए। तो उसको बचाने के लिए जो एपिग्लोटिस है ये मूवमेंट करता है और फूड को ईसोफेगस से। अब मैंने आपको बताया कि जो डाइजेशन है ये सलाइवा से हमारे माउथ में ही शुरू हो जाता है और स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है। तो इसका अगर हम एक्टिविटी से समझे, इसके लिए हमने 2 बीकर्स में स्टार्च का सॉल्यूशन लिया है, 1 बीकर में हमने सलाइवा को ऐड कर दिया। अब हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के लिए हम आयोडीन सॉल्यूशन की हेल्प लेंगे। अब हम दोनों बीकर में आयोडीन सॉल्यूशन को डालेंगे। तो हमने क्या किया, हमने 1 बीकर में सलाइवा को डाला, दूसरे में हमने कुछ नहीं डाला। तो दोनों में हमने जब ऐड कराया आयोडीन सॉल्यूशन, अच्छे से मिक्स करने के बाद कुछ देर के लिए हमने रख दिया, और कुछ देर बाद जब हमने देखा तो जो एक सॉल्यूशन था वो तो पूरा ब्लू ब्लैक हो गया क्योंकि उसमें स्टार्च प्रेजेंट था, और जिसमें हमने सलाइवा डाला था उसका कलर इतना ब्लू ब्लैक नहीं हुआ क्योंकि जो स्टार्च है वो ब्रेक डाउन होने लग गई सलाइवा के कारण। तो सलाइवा ने फूड को ब्रेक कर दिया, इसलिए जो उसकी स्टार्च थी वो शुगर में कन्वर्ट हो गई। यही रीज़न है कि जिसमें हमने सलाइवा डाला था वो ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया कि जो डाइजेशन है वो हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, माउथ के बाद जो फूड जाता है स्टमक में, जहाँ पर जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कैरी आउट होता है। अब डाइजेशन 2 तरह का होता है, एक होता है फिजिकल डाइजेशन, एक होता है केमिकल डाइजेशन। तो स्टमक में जो फिजिकल डाइजेशन होता है वो स्टमक की मूवमेंट होती है, स्टमक कभी कॉन्ट्रैक्ट करता है कभी लूज करता है, तो इस तरीके के मूवमेंट से फिजिकल डाइजेशन होता है। इसके अलावा जो स्टमक की जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है वो गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रीट करती है फूड के ऊपर, जिससे फूड डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। डाइजेस्ट का मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटने लग जाता है। इसके अलावा स्टमक में जो म्यूकस प्रेजेंट होता है वो सिक्रीट करता है HCl। अब HCl क्यों सिक्रीट करता है? क्योंकि जो फूड है उसको डाइजेस्ट होने के लिए एसिडिक मीडियम की ज़रूरत होती है। तो म्यूकस क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए HCl को सिक्रीट करता है। HCl एसिड होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूसेस और एंजाइम्स को सिक्रीट करती है और म्यूकस HCl को सिक्रीट करता है। और म्यूकस हमारी जो स्टमक है उसकी जो लाइनिंग है, सरफेस है, उसको भी प्रोटेक्ट करता है फूड से। तो यहाँ पर जो फूड है वो हमारे स्टमक में आया, गैस्ट्रिक जूसेस और HCl सिक्रीट हुआ, जिससे फूड डाइजेस्ट होना शुरू हो गया। और जो ये स्टमक है, ये जो हमारी एलिमेंट्री कनाल है उसका सबसे वाइड पार्ट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वाइड होती है यहाँ पर एलिमेंट्री कनाल, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो J लाइक होती है, मतलब हाफ J। इसके बाद फूड अब डाइजेस्ट होना शुरू हो गया। अब स्टमक में डाइजेस्ट हुआ, स्टमक में पूरा फूड डाइजेस्ट नहीं होता, और उसके बाद जो फूड था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड है उसको फर्दर ब्रेक डाउन करने के लिए जो पैनक्रियाज है वो पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है। अपने लीवर के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ये सबसे बड़ी ग्लैंड है हमारी बॉडी की। ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है लीवर। ये सिक्रीट करती है बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस हेल्प करता है फैट को, जो फूड में फैट प्रेजेंट होता है उसको डाइजेस्ट करने में। इसके अलावा पैनक्रियाज क्रीम वाइट कलर की ग्लैंड होती है जो सिक्रीट करती है पैनक्रियाटिक जूस। अब पैनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को और प्रोटीन्स को। तो लीवर सिक्रीट कर रहा है बाइल जूस और पैनक्रियाज सिक्रीट कर रहा है पैनक्रियाटिक जूस, दोनों सिक्रीट कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो फूड को और ज़्यादा डाइजेस्ट करने के लिए ये दोनों सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस को। तो जैसे मैंने आपको बताया, जब फूड स्टमक में पहुंचता है तो वहाँ पर गैस्ट्रिक जूस HCl और कुछ एंजाइम सिक्रीट करता है हमारी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है और म्यूकस है। उसके बाद फूड डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पर लीवर बाइल जूस और पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है। उसके बाद फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। जो लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता उसमें से सॉल्ट और वाटर को एब्जॉर्ब करती है। अब मैंने आपको फिजिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन बता दिया। फिजिकल जो हमारी जो बॉडी मूवमेंट है, ठीक है, फिजिकली हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं, जैसे हम फूड को ईट करते हैं अपने टीथ से, तो फिजिकल डाइजेशन है। स्टमक कॉन्ट्रैक्शन करता है, वो भी फिजिकल डाइजेशन है। केमिकल जैसे सलाइवा ने डाइजेशन किया, एक केमिकल डाइजेशन था। इसके अलावा जो गैस्ट्रिक जूसेस है ये भी केमिकली फूड को डाइजेस्ट करते हैं, मतलब ब्रेक डाउन करते हैं। फूड डाइजेशन हो गया, उसके बाद बारी आती है एब्जॉर्प्शन की। तो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में।
अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं विलाइज, जिसकी जो सरफेस होती है उस पर छोटी छोटी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसको विलाई बोलते हैं। अब फूड जब इसके पास जाता है तो इससे जब फूड टकराता है तो ये उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। ये डाइजेस्टेड जो फूड है वो इससे टकराया, इसने उसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया और ये न्यूट्रिएंट्स ब्लड से होते हुए हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक जाते हैं। डाइजेस्टेड फूड था वो एब्जॉर्ब किया विलाइज ने और उसको भेज दिया बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में। अब यहाँ पर इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और विलाइज की हेल्प से एब्जॉर्प्शन होता है। ये फिंगर इसकी शेप इसलिए होती है ताकि जो इसका सरफेस एरिया जिस पे फूड टच कर रहा है वो ज़्यादा हो जाए। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो उतना ईजिली जो एब्जॉर्प्शन है वो हो पाएगा, इसलिए विलाई की स्ट्रक्चर फिंगर लाइक होती है। अब विलाई से फूड होता हुआ जाता है ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल से फिर वो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है। अब हम बात करें एसिमिलेशन की। एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन का मतलब होता है जो एब्जॉर्ब्ड फूड था, जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स थे वो ब्लड से होते हुए अलग अलग सेल्स में जाते हैं और सेल्स में फिर वो अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ हो जाते हैं, जैसे कि ग्रोथ, एनर्जी और रिपेयर। इनके लिए फिर ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये यूज्ड अप हो जाते हैं और इसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन के बाद बारी आती है एक्सक्रीशन की। अब जो फूड है वो जो डाइजेस्ट हो गया वो तो एब्जॉर्ब हो गया, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो वो फूड एंटर हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन एक वाइड ट्यूब होती है जिसकी लेंथ ऑलमोस्ट होती है 1.5 मीटर। तो इसमें से जब फूड जाता है तो ये काम करती है वाटर को, जो फूड में जो वाटर है एक्सेस उसको एब्जॉर्ब करती है। वाटर के अलावा जो सॉल्ट्स प्रेजेंट है जो उनको ये एब्जॉर्ब करती है। फिर जो वो फूड बचता है वो रेक्टम से होता हुआ एनस से हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ रेक्टम में पहुंचा, रेक्टम से फिर एनस, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो अब हम एलिमेंट्री कनाल को अगर हम फिर से समझें तो सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग होती है माउथ से, बकल कैविटी, फिर ईसोफेगस, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इससे होता हुआ स्टमक में पहुंचता है, ठीक है। स्टमक में फिर फूड डाइजेस्ट हुआ, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में वहाँ पर लीवर और पैनक्रियाज ने अपने जूसेस को सिक्रेट किया। उसके बाद वो विलाई से एब्जॉर्ब हुआ, अनडाइजेस्टेड फूड पहुंचा लार्ज इंटेस्टाइन में और एनस के थ्रू होता हुआ वो एक्सक्रीट हो गया। अब बात करते हैं, आपको पता है कि जॉन्डिस क्यों होता है? जॉन्डिस क्या होता है? जॉन्डिस में हमारी पूरी बॉडी येलो हो जाती है। अब पूरी बॉडी येलो क्यों होती है? जो लीवर है वो बाइल जूस को सिक्रेट करता है और हमारी जो लीवर है उसमें बाइल डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये बाइल डक्ट्स क्लोज हो जाते हैं तो ये जो लीवर है ये बाइल जूस को सिक्रेट कर देता है हमारे ब्लड के अंदर। अब मैं पहले आपको बता देता हूँ कि जो ये बाइल जूस है जो फूड है उसको कलर भी प्रोवाइड करता है। अब जब बाइल डक्ट्स क्लोज हो जाते हैं तो ये जो जितना भी जो बाइल जूस है उसको सिक्रेट कर देता है हमारे ब्लड में। ब्लड में सिक्रेट करने के बाद जो हमारे जो पूरी बॉडी है वो येलो हो जाती है। तो यही कारण है जॉन्डिस होने का। अब बात करते हैं अपेंडिक्स। मैंने आपको एक ऑर्गन के बारे में बताया था, अपेंडिक्स, ठीक है। अपेंडिक्स इसका वैसे अब हमारी बॉडी में कोई यूज़ नहीं है, पर पहले जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनकी बॉडी में ये डाइजेशन में हेल्प करता था। आज हम इवॉल्व हो चुके हैं, हम अडेप्ट हो चुके हैं, तो अब ये ऑर्गन हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, इसलिए हम इसको बाद में रिमूव भी कर सकते हैं अपेंडिक्स। ये हमने पढ़ा पूरा ह्यूमंस के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को। अब बढ़ेंगे हम फ्रॉग के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है। तो फ्रॉग में डाइजेस्टिव सिस्टम को समझते हैं। फ्रॉग में भी एलिमेंट्री कनाल प्रेजेंट होती है, बट फ्रॉग की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ना ही फ्रॉग के पास नेक होती है ना ही टेल होता है। तो इसकी जो ईसोफेगस की जो लेंथ है वो बहुत ही कम होती है। तो ये जैसे ही फूड ईट करता है तो ईसोफेगस बहुत ही छोटा होता है, ये देख रहे हो बिल्कुल छोटा सा ईसोफेगस होता है। इससे फूड होता हुआ फिर स्टमक में पहुंचता है। अब ईसोफेगस सिर्फ अब फूड को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, उसके बाद वो स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ बहुत कम होती है फ्रॉग के अंदर, क्योंकि जो फ्रॉग है ये कार्निवोरस में आता है और जो कार्निवोरस होते हैं उनके जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है काफ़ी कम होती है। और काफ़ी कम होने का रीज़न है उनको जो डाइजेशन होता है वो सिंपल डाइजेशन होता है कार्निवोरस में। तो ये हमने न्यूट्रिशन इन फ्रॉग के बारे में पढ़ा।
तो ये जो फ्रॉग है ये अपनी टंग से अपने प्रे को कैप्चर करता है और इसके अंदर जो अपर जो है वो सिर्फ अपर जो लोअर जो इसमें प्रेजेंट नहीं होती, इसमें सिर्फ अपर जो मतलब टीथ होते हैं वो सिर्फ ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, नीचे कोई टीथ प्रेजेंट नहीं होते। इसके बाद फूड माउथ से होता हुआ ईसोफेगस काफ़ी छोटा होता है, उससे वो स्टमक में जाता है। फिर वहाँ पर लीवर और पैनक्रियाज वही सिमिलर रोल है, स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होते हैं। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर और पैनक्रियाज जूसेस को सिक्रेट करते हैं और फिर वो होता हुआ एनस से बाहर आ जाता है, इसका जो वेस्ट होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। तो इससे आपको कार्निवोरस का भी थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि कार्निवोरस में जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो स्मॉल होती है। अब बात करते हैं रूमिनेंट्स के बारे में। रूमिनेंट्स जिसको हम ग्रास ईटिंग एनिमल्स भी कहते हैं, जैसे कि काऊ, होर्स, इनमें डाइजेशन कैसे होता है? रूमिनेंट्स क्या करते हैं, ये अपने फूड को पहले तो स्वेलो कर लेते हैं। आपने कभी काऊ को फूड ईट करते हुए देखा होगा, तो काऊ क्या करती है, पहले तो वो अपना फूड खा लेती है, कुछ देर बाद उसको च्यू करती है। मतलब वो फूड ईट नहीं कर रही होती बट वो फूड को च्यू कर रही होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो रूमिनेंट्स में क्या होता है, वो पहले तो फूड को स्वेलो कर लेते हैं, मतलब वो सीधा ही बिना ही उसको ईट करे उसको पहले फूड को स्वेलो कर लिया और उसके बाद वो फूड को च्यू करते हैं। तो उन एनिमल्स को हम रूमिनेंट्स बोलते हैं। मतलब कि ये फूड तो पहले ईट करते हैं, उसको च्यू करते हैं बाद में। तो ऐसा क्यों होता है, इसको अगर हम समझें तो हम काऊ के बारे में बात करते हैं। काऊ में क्या होता है, जो स्टमक है ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। 4 पार्ट्स मतलब कि जो इसके अंदर जो डाइजेशन है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स होने का कारण है जो ये ग्रास ईट करती है उसमें सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, जिसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। इवन हमारी बॉडी, हम ह्यूमंस की बॉडी भी सेल्यूलोज को ब्रेक नहीं कर सकती। तो उसके लिए जो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और जो इनका स्टमक होता है ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसको हम र्यूमन, ओमेसम, ओबेमेसम और रेटिकुलम बोलते हैं। फूड को जो पहले स्वेलो करती है तो वो जाता है र्यूमन में। ठीक है, र्यूमन में जाने के बाद कुछ बैक्टीरिया उस फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं और फिर वो वापस माउथ में आ जाता है फूड। रेटिकुलम से होता हुआ वो फूड वापस माउथ में आता है, फिर काऊ उसको च्यू करती है और उसके बाद वो फूड वापस रेटिकुलम से होता हुआ ओबेमेसम और ओमेसम में जाता है, वहाँ पर डाइजेस्ट होता है। तो यहाँ पर जो फूड है वो पहले स्वेलो किया और वहाँ पर उस पर कुछ बैक्टीरिया अटैक करते हैं र्यूमन में जाके। बैक्टीरिया हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में। ठीक है, रूमन क्या होता है? रूमन एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक बैग की तरह, जो फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है, जिसमें फूड जाता है, जिस पे कुछ बैक्टीरिया अटैक करते हैं, फिर वो वापस माउथ में आ जाता है और फिर जो माउथ में आ जाता है और वो फूड होता है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, जिसको हम कर्ड भी बोलते हैं। जो रूमिनेंट्स है वो उस कर्ड को च्यू करते हैं ताकि वो फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। अच्छे से च्यू करने के बाद वो फिर फूड पाइप से होता हुआ रेटिकुलम से ओमेसम और ओबेमेसम में जाता है और डाइजेस्ट होता है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये भी बड़ी होती है क्योंकि ये हर्बीवोरस है और हर्बीवोरस जो फूड ईट करते हैं उसको डाइजेस्ट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। अब बारी है कुछ क्यूरियस क्वेश्चन की। तो आज का क्यूरियस क्वेश्चन ये है कि जैसा कि आपको पता है कि हमें कहा जाता है कि हमें ब्रश रोज़ करना चाहिए, पर अगर हम ब्रश रोज़ ना करें तो क्या होगा? अगर आपको रीज़न पता है तो जल्दी से कमेंट करें, नहीं पता तो हमारे क्यूरियस क्वेश्चन फैक्ट सीरीज ज़रूर देखें। अब बारी है सब कुछ क्वेश्चंस की, मतलब केबीसी की। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, एक्सप्लेन द रोल ऑफ म्यूकस सिक्रेटेड बाय स्टमक। म्यूकस का क्या रोल होता है जो हमारा स्टमक सिक्रेट करता है? म्यूकस मैंने बताया था स्टमक में प्रेजेंट होता है और वो सिक्रेट करता है HCl। उसके 2 पर्पज़ होते हैं, क्योंकि डाइजेशन के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, और दूसरा जो म्यूकस है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक को डैमेज होने से। ठीक है, ताकि जो फूड है वो डैमेज ना करे, तो वो प्रोटेक्शन का भी काम करता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 है, मेंशन द पोजीशन ऑफ र्यूमन इन रूमिनेंट। तो मैंने आपको एक बात नहीं बताई थी, उस प्रोसेस को हम रूमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, जो फूड स्वेलो किया उसके बाद वो र्यूमन में गया और फिर र्यूमन से वो वापस माउथ में आता है कर्ड की फॉर्म में, जिसको फिर वो अच्छे से च्यू करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रूमिनेशन। ठीक है, रूमिनेशन रूमिनेंट्स में होता है। अब
इसमें बता रहे हैं कि रूमेन का क्या यूज़ होता है, नहीं पोजीशन बतानी है। पोजीशन मैंने आपको बताई थी, फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं रूमेन। डिस्क्राइब एलिमेंट्री कनाल ब्रीफली। एलिमेंट्री कनाल मैंने आपको बताया था, माउथ से ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक से फिर जाता है फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर रेक्टम, फिर एनस से बाहर आ जाता है। तो ये है हमारी कनाल, एलिमेंट्री कनाल, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है ब्रीफली डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ प्रोड्यूसिंग हिकअप्स। ये भी मैंने आपको बताया था, हिकअप्स क्यों आते हैं, क्योंकि कई बार हमें फूड बहुत जल्दी में खाते हैं तो वो फूड, कुछ फूड विंड पाइप में चला जाता है, तो हमें हिकअप्स आती है ताकि फूड विंड पाइप में ना जाए। इसके लिए जो एपिग्लोटिस है वो मूवमेंट करता है, ठीक है, ताकि जो फूड है वो विंड पाइप में ना जाए, क्योंकि जो हम सांस लेते हैं वो भी हम माउथ से ही लेते हैं और वो फिर विंड पाइप से होता हुआ जाता है लंग्स में, वो ऐसा ना हो इसके लिए एपिग्लोटिस मूवमेंट करता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई स्मॉल इंटेस्टाइन इन हर्बीवोरस इज लॉन्गर देन कार्निवोरस। क्योंकि जो हर्बीवोरस है वो जो फूड ईट करते हैं उसमें सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है जो डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए जो जितनी लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन होगी उतना ही अच्छा फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, तो इसके लिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये लंबी होती है हर्बीवोरस में। क्वेश्चन नंबर 6 है नेम द मेन ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इन आवर बॉडी। तो मेन ऑर्गन वही मैंने आपको बताए थे, माउथ, टीथ, टंग, ईसोफेगस, स्टमक, म्यूकस, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, पेनक्रियाज, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, विलाइज और लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। अपेंडिक्स का मैंने आपको बताया था कि अब वो यूजलेस है पर किसी टाइम में बहुत यूज़ होता था हमारे एंसेस्टर्स के लिए। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। इस सीरीज से रिलेटेड अपना फीडबैक दें। थैंक यू वेरी मच।